प्रणाम प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ क्रमांक 5 जूलिया यह देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक अंतोन चेखव जी हैं। अंतोन चेखव का जन्म दक्षिण रूस के तगानरोग नामक स्थान में हुआ था। ये रूसी कथाकार और नाटककार थे। उन्होंने रूसी भाषा में 4 कालजयी नाटक दिए, जबकि उनकी साहित्यिक रचनाएं सारे विश्व में सराही जाती है। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। ये कुशल साहित्यिक होने के साथ साथ एक सफल चिकित्सक भी रहे। प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है। एकांकी का आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही अंक की ही कथा होती है। एकांकी का आकार छोटा होने के कारण इसमें एक अंक की ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी जूलिया के माध्यम से लेखक अंतोन चेखव ने समाज के ऐसे लोगों पर कुटुराघात किया है जो डरपोक और दब्बू है तथा स्वयं पर होने वाले अन्याय का भी प्रतिरोध नहीं करते हैं। जूलिया वासुदेवना बच्चों की देखभाल करने वाली एक गवर्नेस है। एक बार उसके मालिक उसे घर पर बुलाते हैं और अन्यायपूर्वक उसका वेतन काट लेते हैं, लेकिन डरपोक और दब्बू स्वभाव की होने के कारण जूलिया उनका विरोध नहीं कर पाती है। तब उसके मालिक उसे समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो वेतन काटने का सिर्फ नाटक किया था, उसे यह समझाने के लिए कि यह समाज अत्यंत निर्दयी है, यहाँ पर अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। अगर व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तथा अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो यह समाज उसे जीने नहीं देगा, उस पर अन्याय करता ही रहेगा। इसीलिए समाज में रहना है तो अपने अधिकारों के लिए पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा, क्योंकि डरपोक लोगों के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं है। तो चलिए देखते हैं पाठ में क्या दिया हुआ है। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासुदेवना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई था न? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रुपये। गृहस्वामी, नहीं भाई 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस क्यों 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। तो यहाँ जूलिया जो है बच्चों की देखभाल का काम करती है। गवर्नेस मतलब देखभाल, बच्चों की देखभाल करना या बच्चों को पढ़ाने का काम जो करती है उसे गवर्नेस कहते हैं। तो यहाँ उसके मालिक उसको बुलाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह यानी कि वेतन जो है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, उसका हम आज हिसाब करेंगे और मुझे लगता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन अपने आप से तो तुम मुझे कभी पैसे नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूँ। और वो बताते हैं तुम्हारी तनख्वाह जो है वह प्रति महीना 30 रूबल यानी कि रूस की मुद्रा जो है उसे हम रूबल कहते हैं। जिस प्रकार हम भारत की मुद्रा रुपया इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार रूस की मुद्रा जो है वह रूबल है। तो यहाँ वो बताते हैं कि 30 रूबल महीना जो है देने का तय हुआ है। जूलिया उनको समझाती है कि 30 रूबल नहीं 40 रूबल, लेकिन वो बहुत ही विनीत स्वर में यानी कि विनंती करते हुए, वो खुद ही स्वभाव से कैसी है, थोड़ी सी डरपोक है, शर्मीली है और इसीलिए दबे हुए स्वर में वो बातें कर रही है। लेकिन उसके मालिक जो है उसे बताते हैं कि जी नहीं, अब तक जो मैं मेरे बच्चों को संभालता था सभी को मैं
30 रूबल ही महीना देता था और तुम्हारी तनख्वाह भी उतनी ही तय हुई थी। और ये सब बातें मैंने अपनी डायरी में नोट करके यानी कि लिख कर रखी हुई है। मैं कभी भी कोई बात नहीं भूलता हूँ। और तुम्हें हमारे यहाँ काम करते 2 महीने पूरे हो चुके हैं। जूलिया बताने की कोशिश करती है कि 2 महीने 5 दिन हुए हैं, लेकिन वह सुन नहीं रहे हैं। गृहस्वामी, क्या कर रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी देती थी। तो 12 और 7 19 ना गए। हाँ, तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल। ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है, रोते स्वर में, जी हाँ। यहाँ गृहस्वामी जो है उसके तनख्वाह का हिसाब करने लगते हैं और फिर उसे बताते हैं कि देखो, जो भी कुछ बातें होती है सब मैं डायरी में नोट करके रखता हूँ, मतलब मैं लिख कर रखता हूँ, दर्ज करके रखता हूँ। और मुझे पता है कि 2 महीने ही तुमने हमारे यहाँ काम किया है। तुम 2 महीनों की तनख्वाह कब लोगी? जब एक दिन भी तुम क्या करोगी, छुट्टी नहीं लोगी तब। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तुमने इतवार को छुट्टी ले ली है। उसके बाद एक दिन तुम सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए लेकर गई थी, और बच्चों को घुमाना मतलब कोई काम नहीं होता है। इसके लिए उस दिन के लिए तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। और 3 छुट्टियां तुमने ली है। इसके ऊपर भी जूलिया दबे स्वर में ही बताती है कि अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है। और गृहस्वामी जो है वो उसको बताते हैं कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सही बातें कर रहा हूँ। और 9 इतवार हो गए हैं और 3 छुट्टियाँ मतलब 12 दिन, तो 12 रूबल जो है वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे तनख्वाह से, वेतन से कट हो जाएंगे। और फिर कोल्या बीमार रहा था तब सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया, और 3 दिन दांतों में दर्द रहा था तो तुम्हें छुट्टी, दोपहर के बाद छुट्टी दी थी। तो अब यह 12 और 7 ये क्या हुआ, 19। और 19 नागे मतलब नागा वह दिन जिसमें किसी ने काम न किया हो। तो तुमने 19 दिन काम नहीं किया है। तो अब देखो 60 में से 19 घटाने के बाद कितने रह जाएंगे, 41 रह जाएंगे, और तुम्हें उतने ही रूबल मिलेंगे। अब जूलिया रुआसी हो गई है मतलब रोने जैसी उसका स्वर हो गया है। अब वो रोने लगेगी ऐसा लग रहा है, और फिर रोते स्वर में ही वो उनकी बातों पर सहमति दिखा रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं पहले के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी
सुन रही हूँ। तो यहाँ वह उसे बताते हैं कि देखो, मैंने सब डायरी में लिख कर रखा है। 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी को तुमने क्या किया था, चाय की प्याली जो थी वो तोड़ी थी। अब प्याली बहुत कीमती थी, प्लेट और प्याली तोड़ी, लेकिन क्या हुआ, प्याली बहुत कीमती यानी कि बहुत मूल्यवान थी और इसीलिए मैं उसके पैसे यानी कि रूबल जो है वो काट दूंगा। और मेरा नसीब है ऐसा है, मेरा भाग्य यानी कि नसीब है ऐसा है कि मेरे भाग्य में हमेशा मेरे तकदीर में नुकसान उठाना ही लिखा है। बदाए मतलब भाग्य में लिखा है। मैं किसके लिए भी, जिसके लिए अच्छा सोचता हूँ, वो क्या करता है, मेरा खुद का नुकसान करके ही जाता है। नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, कसर नहीं कि कमी, और कसर नहीं छोड़ता यानी कि मुझे नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करता है, पूरी कोशिश करता है। लेकिन मेरे तकदीर के बारे में मत सोचो। मैं क्या बता रहा था कि वो पहले के 2 रूबल मैं अब काटूंगा। फिर एक दिन क्या हुआ, तूने ध्यान नहीं दिया और इसीलिए टहनी यानी कि पेड़ की जो डाली है उसमें बच्चे की जैकेट जो है वह अटक गई और वहाँ पे वो खरोच के कारण फट गई। उसके 10 रूपल जरूर कट हो जाएंगे। फिर तुम्हारी लापरवाही यानी कि तूने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए घर की काम करने वाली, सफाई करने वाली नौकरानी ने, मारिया ने, वाने के नए जूते हैं वो चुरा लिए और वो उसको बताते हैं कि तुम मेरी बातें सुन भी रही हो या नहीं। और अब तो जूलिया रोना शुरू ही करने वाली थी, लेकिन अपनी रुलाई यानी कि अपना रोना जो है रोकते हुए, हाँ सुन रही हूँ ऐसी सहमति जो है अपने मालिक को दे देती है। गृहस्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछते हुए, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। हाँ, क्यों, हिसाब ठीक है ना? यहाँ गृहस्वामी जो है उसकी तनख्वाह का पूरा हिसाब जो है वो कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना। अगर तुम अपने काम में ढील दोगी, ढील मतलब ढिलाई सुस्ताई करोगी, काम नहीं करोगी ध्यान से, तो तुम्हारे पैसे जो है अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तुम्हारी तनख्वाह काट ली जाएगी। फिर तो जूतों के 5 रुपये और कट हो जाएंगे, यानी कि जूते चुराए गए, इसीलिए उसके 5 रूबल मैं काटूंगा। और फिर 10 जनवरी जो के दिन मैंने तुम्हें 10 रूबल ऐसे दिए थे। जूलिया को याद आता है कि उसको ऐसे कुछ रूबल नहीं मिले हैं और वो उनको बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन रोते हुए वो ज़्यादा नहीं बोल पाती है। और गृहस्वामी जो है वो बोलते हैं कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो हर बात अपनी डायरी में लिख कर रखता हूँ और तुम्हें यकीन नहीं कि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो देखो मेरी डायरी। और यूँ ही ऐसे ही पन्ने जो है डायरी के पलटते हैं। फिर जूलिया घबराती है, आंसू पोंछते हुए क्या बताती है कि आंसू पोंछते हुए बताती है, आपने कहा है तो ज़रूर आपने दिए होंगे। और उसके बाद उसके मालिक उसको कड़े स्वर में कि थोड़ा सा गुस्से से बड़ी आवाज़ में बताते हैं कि दिए होंगे नहीं, मैंने दिए हैं। और फिर मैं अब घटाऊंगा, यानी कि 27 रूबल जो है 41 में से और मैं घटाऊंगा और बाकी जो 14 ही रूबल बच जाएंगे। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार ही कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते 11 रूबल। देते हुए संभालो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। तो यहाँ गृहस्वामी जो है उसको
बताते हैं कि देखो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अब ये पैसे तो मैं काट रहा हूँ। लेकिन जूलिया आंसू पीती हुई यानी कि इतना दुख होने के बाद भी शांत रहते हुए कांपती आवाज़ में बताते कि मुझे एक बार ही पैसे मिले हैं और वो तो मुझे मालकिन ने दिए थे। और वो कितने दिए थे? सिर्फ 3 रूबल। तो ये बात सुनते ही मालिक और गुस्सा हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बड़ा अनर्थ हो गया है। और वो बताते हैं कि देखो तुमने अगर मुझे बताया नहीं होता तो कितना बड़ा अनर्थ है, कि मेरा मुझ पर भारी अन्याय हो जाता, मेरा बड़ा नुकसान हो जाता। खैर तूने बताया है तो अब मैं डायरी में लिख लेता हूँ। तो हमारा हिसाब जो था 14 रूबल हुआ था, अब ये 3 रूबल और घटाएंगे तो 11 रूबल रह जाएंगे। अब देखो तुम्हारी 2 महीनों की तनख्वाह जो है 11 रूबल हुई है, अब ये ले लो। और रूबल जो है 11 उसके हाथ में देते हैं, उसको बताते हैं गिन लो ठीक है ना, देखो और संभाल कर रखो। जूलिया भी उसको स्वीकारती है और उनको बोलती है कि धन्यवाद देने के आपने मुझे तनख्वाह दी, इसीलिए उनके आभार व्यक्त करती है। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। तो यहाँ गृहस्वामी जो है उसे 11 रूबल दे देते हैं और उनको वो आभार व्यक्त करती है। जैसे ही वो उनको आभार व्यक्त करती है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसको पूछता है कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, और ये किस बात के धन्यवाद दे रही हो, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैंने क्या किया है, तुम्हें ठग लिया है, धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे मैंने हड़प कर लिए हैं। हड़प लेना मतलब बेईमानी से अपना अधिकार कर लेना। तो यहाँ मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, तुम्हें धोखा दिया है और इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम सारे बातों पर अपनी सहमति क्यों दिखा रही हो। तो जूलिया उनको बताती है कि देखो इसके पहले मैंने जिन जगहों पे काम किया था किसी ने भी मुझे कभी भी पैसे नहीं दिए हैं, आज आपने कम से कम 11 रूबल तो मुझे दे दिए हैं, मतलब मेरी पूरी तनख्वाह नहीं लेकिन मुझे कुछ तो आपने दिया है और इसी बात के लिए मैं आपके आभार व्यक्त कर रही हूँ, आपको धन्यवाद दे रही हूँ। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, जेब से निकाल कर ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। यहाँ गृहस्वामी जो है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो गुस्से से उसको बताते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें कुछ पैसे नहीं दिए, इस बात का मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। और तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर यानी कि निर्दय मजाक किया है। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, मैं तुम्हें समझाना चाहता था, दंड देना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था।
और मैं तुम्हारे कोई भी पैसे अपने पास रखना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से 80 रूबल निकाल कर उसको दिए हैं और कहा कि ये तुम्हारे पूरे 80 रूबल, तुम्हारी 2 महीनों की तनख्वाह जो है हाँ ले लो, लेकिन उसके पहले मुझे एक बात तुम बता दो। और वो बात वो पूछते हैं कि देखो जूलिया, इंसान को भला आने के अच्छा कहलाने के लिए क्या यह ज़रूरी होता है कि हर बार वह इंसान दब्बू, भीरू, बोदा बन जाए? दब्बू मतलब शर्मिला या सहनशील, बेवकूफ़, मूर्ख, ऐसे अर्थों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। भीरू यानी कि डरपोक और बोदा मतलब भी कायर, कमज़ोर या कम अक्ल, ऐसे उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। तो क्या इंसान दब्बू, भीरू, बोदा बन जाए कि उसके साथ जितना अन्याय होता है या कोई उस पर अन्याय करता है उसका विरोध वो नहीं कर सके? यानी कि उसको समझ में आता है, उसको ध्यान में आता है कि उस पर दूसरा अन्याय कर रहा है और फिर भी अच्छा कहलाने के लिए, भला कहलाने के लिए या अपने स्वभाव के कारण वो चुप बैठे, कुछ भी ना बोले या विरोध उसका कुछ न करे? क्या ऐसा सही है? बस खामोश यानी कि मौन रहे, कुछ भी न बोले, ये बात अच्छी है? सारी जातियाँ सारा अन्याय चुपके से सह करें। वो उसको समझाते कि नहीं जूलिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा खामोश यानी कि चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को अगर तुम्हें बचाना है तो तुम्हें क्या करना है? इस कठोर, क्रूर, निर्मम, निर्दयी, निष्ठुर या बेरहम, उदासीन, ऐसे इस संसार से, हृदयहीन यानी कि करुणाहीन, पत्थर दिल जिसे हम कहते हैं, ऐसा संसार है कि जिसके मन में, दिल में दूसरों के लिए कोई भावना नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यहाँ दूसरों पर हमेशा जातियाँ करते रहते हैं और जो सहता है उस पर तो ज़्यादा अन्याय करते रहते हैं। तो इस संसार से तुम्हें क्या करना है? लड़ना है, अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ना है, अपने दांतों पंजों के साथ, मतलब अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हें उनके साथ लड़ना है। और ये मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित यानी कि जो लोग शर्मिले होते हैं, सहनशील होते हैं या रीढ़ रहित यानी कि कमज़ोर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस समाज में कोई भी स्थान इस संसार में नहीं है। इस संसार ऐसे लोगों पर हमेशा जातियाँ करता रहता है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है? इस संसार से हमेशा लड़ना होगा, अपनी पूरी शक्ति लगाकर लड़ना होगा। तो यहाँ इस पाठ में हमें सीख मिलती है कि हमेशा इंसान को अपने ऊपर होने वाला अन्याय या जातियाँ सहनी नहीं चाहिए। हमें खुद अपने ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। हमें अगर समझ में आता है कि सामने वाला हम पर जातियाँ करता है, अन्याय करता है, तो हमें उसका जमकर विरोध करना चाहिए, हमें उसका जवाब देना चाहिए, ना कि हमें चुप बैठकर वह सारी जातियाँ सहनी चाहिए। और यही बात यहाँ बताई गई है। धन्यवाद।